तो जय श्री कृष्णा। आज मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम डिस्कस करेंगे SA 402। तो SA 402 क्या कहता है? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एंटिटी और यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिट की क्या कंसिडरेशन रहेंगी? सर बता ही दो, हम क्या समझे नहीं। तो देखो रफ में एक बार आपको लेके चलता हूँ। देखो ये क्या कहना चाहता है। देखो आपको यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मान लो आप एक कंपनी है, लेट से, एक मिनट, मान लो लेट से एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड। और ये कंपनी मान लो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके अंदर है ना जो लोग काम करते हैं ना वो सारे आईटी से रिलेटेड है। तो ये अकाउंट्स की सर्विसेज बाहर से लेना चाहती है। ये कहती है कि हमारे यहाँ बुक कीपिंग सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं जैसे कि सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स की या एसेट मेंटेनेंस सर्विसेज, वो सारी की सारी है ना कहीं और से लेना चाहती है। ये कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है। तो इसने है ना बी लिमिटेड को बोला कि क्या तू मेरे यहाँ पर सर्विसेज दे देगी? तो बी लिमिटेड ने कहा हाँ मैं दे दूँगी। तो बी लिमिटेड से इसने सर्विसेज ले ली। तो इसे हम बोलते हैं यूज़र एंटिटी। क्या बोलते हैं? यूज़र एंटिटी। ए लिमिटेड जो थी, और जो बी लिमिटेड जो सर्विसेज दे रही है उसे बोलेंगे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब होगा क्या, जो ए लिमिटेड का ऑडिटर होगा वो होगा यूज़र ऑडिटर। वो कहेगा कि मैं जब इसमें ऑडिट करने जाता हूँ तो भैया बी लिमिटेड तो यहाँ इसको बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज दे रही है, जैसे बुक कीपिंग की सर्विस हो गई, ठीक है, बुक कीपिंग की सर्विस हो गई, आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। तो ये सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विसेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ऑडिट के लिए। तो भैया मुझे इनके इंटरनल कंट्रोल का एश्योरेंस चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ इसके पास। ए लिमिटेड कह रहा है ठीक है तू जा। बी लिमिटेड कह रहा है भाई रुक जा, क्या कह रहा है तू? भाई मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे पास ए लिमिटेड से एक क्लाइंट नहीं, मेरे पास हज़ारों क्लाइंट्स हैं। सबके ऑडिटर अगर मेरे सर पे नाचने लग गए तो मेरा तो पूरा साल ऐसे ही ऑडिट में ही चले जाएगा। तो बी लिमिटेड ने कहा नहीं बाबा नहीं, तू नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक चार्टेड अकाउंटेंट को हायर कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सर्विस ऑडिटर। वो हमारा ऑडिटर होगा और वो बंदा मेरे को एश्योरेंस दे देगा। क्या करेगा? वो एश्योरेंस देगा ऑन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस देगा और रिपोर्ट देकर आएगा। रिपोर्ट देगा, एक तो टाइप 1 रिपोर्ट देगा, एक टाइप 2 रिपोर्ट देगा। सर ये होती क्या है टाइप 1 टाइप 2 अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, ये हमें एश्योरेंस दे रहा है किस पे? इंटरनल कंट्रोल पे। आपको समझ आ गया? बस ये इतनी सी कहानी है। ये 4 लोगों के नाम एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब मैं पूरी कहानी बताते हुए चलता हूँ। तो ये जो पूरा SA है ना, जो 402 है, वो आपका लग रहा है इस पर, यूज़र ऑडिटर पर। और जो ये जो सर्विस ऑडिटर होता है इस पे अलग स्टैंडर्ड लगता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा सारा का सारा ऐसे इस पे रिवॉल्व करेगा। मतलब इस ऐसे का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो भी यूज़र ऑडिटर का ही है। मतलब यूज़र ऑडिटर मान लो हम, ठीक है। अब हम करके मैं चलूँगा, हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो आ जाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये मार्क करो, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसका मीनिंग साथ के साथ समझते हुए चलना, ठीक है। SA 4, ब्लू पेन से करते हैं। SA 402 डील करता है यूज़र ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ताकि हम सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस गैदर कर पाएँ। मतलब हम ऑडिट एविडेंस गैदर कर पाएँ अपनी यूज़र एंटिटी में। जो यूज़र एंटिटी बाहर से सर्विस ले रही है, एक या एक से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एज अ ऑडिटर, मैं जिस कंपनी में ऑडिटर लगाऊँ वहाँ पर मेरे को अपने ऑडिट एविडेंस जब निकालने हैं तो मैं कहूँगा कि भैया तुम्हारी बुक्स कौन बना रहा है? वो कह रहे हैं हम तो बुक्स बना ही नहीं रहे, हम तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी बुक्स बनवा रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम उधर से बुक्स बनवा रहे हो तो ऐसा करो ना कि उनका इंटरनल कंट्रोल हमें चेक करवाओ। तो उनके इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड अब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये ऐसे हमें गाइड करता है, ठीक है, हमें समझ आ गया। इसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सर्विसेज देती है यूजर एंटिटी को। इसके अलावा सर्विस ऑडिटर क्या होता है? सर्विस ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो एश्योरेंस रिपोर्ट देता है ऑन कंट्रोल। कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद आगे चलना, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे नहीं पता ये बाकी टीचर्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका मई 2018 में आया था।
इस क्वेश्चन का नाम था फैक्टर्स टू बी अंडरटेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो क्या कहना चाहता है ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना और यहाँ से यहाँ तक पढ़ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब यूज़र एंटिटी को जो सर्विसेज दे रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बिजनेस प्रोसेस और आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। देखो इसका मैं एक एग्जांपल देते हुए चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लो मेरी कंपनी ने जो जहाँ पर मैं ऑडिटर लगा हूँ, जो यूज़र एंटिटी है, उसने मान लो कोई बाहर सर्विस आउटसोर्स कर दी, किसकी, वाटर प्यूरीफायर की, ठीक है, पानी की, या फिर बाहर कोई सर्विसेज दे दी मान लो चाय बनाने की, या फिर बाहर सर्विसेज दे दी सिक्योरिटी सर्विसेज की। क्या इसके बिहाफ पे मेरे को चिंता होगी? क्या नहीं होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट चेक करूँगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना मेरा कोई काम है। लेकिन बाहर उसने सर्विस दे दी बुक कीपिंग की, ठीक है, जो कि सीधा हमारे बिजनेस प्रोसेस पे प्रहार कर रही है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। बाहर उसने सर्विसेज दे दी, क्या नाम है, आउटसोर्स कर दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहाँ पर मेरे को इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऑल दो ये कह रहा है कि ज़्यादातर सर्विसेज देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिस की होंगी तभी हम चेक करेंगे, या फिर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट भी हो सकती है। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? इसके बाद इसने बताया भी है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर देखे जाएंगे, मतलब ये फैक्टर अगर प्रेजेंट है तभी हम उधर चिंतित होंगे। क्यों चिंतित हैं हम? मैं आपको एक जर्नल पूछ रहा हूँ। हम चिंतित इसलिए हैं क्योंकि भैया जो बाहर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो उसके इंटरनल कंट्रोल हमें इसलिए देखने हैं कि भाई अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो क्या वो पर्टिकुलरली शेड्यूल 3 फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, पर्टिकुलरली एफआरएफ जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से अप्लाई कर रही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से अप्लाई कर रही है, तो ये सब मेरे को देखना पड़ जाएगा। तो ये सब मेरे को देखना है तो मैं ये फैक्टर्स देखूंगा। पहले तो मैं देखूंगा कि वो ट्रांजेक्शन जो सिग्निफिकेंट है हमारी यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारी मैं चेक करूंगा। इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर है, चाहे आईटी का प्रोसीजर हो चाहे मैनुअल हो, जो भी नॉर्मल ये कह रहा है कि जर्नल एंट्री से जिससे लेजर बन रहा हो, लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा हो, ये सारी मैं देखूंगा कि क्या ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये वाली सारी सर्विसेज दे रहा है, तो मैं देखूंगा ही देखूंगा इस मैटर में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जो कि हमें हमारी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जो भी डेटा, वो सारी मैं देखूंगा। इसके अलावा कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो यूज़र एंटिटी है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन हो रही है जो कोई और अलग ट्रांजैक्शन है लेकिन वो सिग्निफिकेंस डालती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कोई भी इवेंट या कंडीशन जो सिग्निफिकेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो यहाँ पर फैक्टर बनेगा। इसके अलावा कोई भी आपके मतलब एस्टीमेट्स हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं, डिस्क्लोजर है जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, या फिर, ठीक है, वो मैं देखूंगा। इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री है, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या एडजस्टमेंट है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स हम देखते आएंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर इन फैक्टर से रिलेटेड कोई भी काम है जो आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो वहाँ पर हमारा इंटरनल कंट्रोल चेक करना रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो हमारा ऑब्जेक्टिव दो उसमें चलता है। पहला चलता है हमारा SA 315 में, एक SA 330 में। मैंने पहले भी आपको बताया था 240 में मैंने क्या बताया था, 315 और 330 में मैंने बताया था कि देखो 315 में हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। हम देखेंगे कि कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। हम क्यों चिंतित हैं यहाँ पर? हमें देखना है कि भैया उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या हमें कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारी ओपिनियन बेस होती है। और एज़ पर ऐसे 330 हम उसका रिस्पॉन्ड भी करेंगे उस रिस्क पे। अगर कोई हमें रिस्क मिलता है तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में बोल रखा है। टाइप 1 रिपोर्ट यहाँ लिख लो, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सर्विस ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये रिपोर्ट दे रहा है। अगर टाइप 1 रिपोर्ट में बस इतना ही लिखा होता है कि क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या डिज़ाइन है इंटरनल कंट्रोल का, तो बस इतना ही दे रखा होता है। और टाइप 2 रिपोर्ट में दे रखा होता है आपको जो भी डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है,
वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है और कैसे वो ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली, क्या वो ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली कि नहीं कर रहा है, ठीक है, बस इतना चेक होता है। तो मैंने आपको रेलिवेंट फैक्टर बता दिया टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का, ठीक है, ये बस जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा इसमें जानना ज़रूरी नहीं है। ये अलग स्टैंडर्ड है इसके लिए, जब हम सर्विस ऑडिटर बनेंगे तब हमारे ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड लगेगा, तब टाइप 1 टाइप 2 डिटेल में जाने की जरूरत है, इस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मतलब बता दिया, मतलब जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या आ रहा है, टाइप 1 में आपका डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन आ रहा है इंटरनल कंट्रोल का, टाइप 2 में आपका डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन कैसे ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली वो होता है उसके अंदर, ठीक है, ये रिपोर्ट होती है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब ये एक क्वेश्चन आएगा आपको, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, क्यों, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विसेज दे रहा है तो आपके उसको इंटरनल कंट्रोल की जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड ऑब्टेन करनी है, तो वो आपको यहाँ पर लिख के आना है। तो देखो आपको एज पर 315 आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना है, क्या वो कम है या ज़्यादा है, क्योंकि देखो आपको इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट तो मिल जाएगी आपके हाथ में, लेकिन आपको फिर देखना होगा ना उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट ऑफ दोज सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी इंक्लूडिंग द इफेक्ट, नहीं इतना ही करो इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है, आपको देखना है क्या नेचर है, जो भी सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है उसका क्या नेचर है, ठीक है, और वो कितना सिग्निफिकेंट है यूज़र एंटिटी के लिए, तो वो आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको चेक करना है नेचर एंड द मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसीड ऑफ द अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको नेचर और मेटेरियलिटी भी देखनी है ट्रांजैक्शन की, अकाउंट्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं इसकी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे प्रोसेस हो रही है इसकी, ठीक है। इसके अलावा आपको डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र एंटिटी चेक करनी है। अब आप कहोगे डिग्री ऑफ इंटरेक्शन मतलब उनके बीच जो बातचीत हो रही है वो चेक करनी है, ये कैसा पॉइंट हुआ, देखो बातचीत इसलिए चेक करनी होती है, हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा जो यूज़र एंटिटी है वो ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कर रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कर रहा है इस पे, किस पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है, क्यों, देखो आपके केस में मैंने क्या बोला था, जो मोबाइल इंडस्ट्री का केस है, मोबाइल कंपनी का मैंने जो केस लिया था उसमें क्या था, हमने अकाउंट्स की सर्विसेज बाहर दे दी थी। अब अकाउंट्स की सर्विस बाहर दे दी, वो कुछ भी बोल रहे हैं तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, हमने कहा ठीक है जो आप बोल रहे होगे सही बोल रहे होगे। अगर यहाँ पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है तो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो जाता है, हम कहेंगे कि भाई नहीं ये तो कुछ गलत है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो उसका मतलब कल को हमारा रिस्क बढ़ जाएगा कि भाई वो लोग कुछ गलती कर सकते हैं तो आप तो पक्का उसको हाई कर दोगे, ठीक है, और यहाँ तो फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा द नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन, हमें उनका अपनी यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप देखना है, उसका नेचर देखना है रिलेशनशिप का, और उनके बीच जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स डिसाइड हुई हैं उसको एक बार पूरा चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आप चलो ये सारा आप छोड़ दो, लेकिन आप कहोगे कि सर ऐसे छुड़वा दोगे तो बात नहीं बनेगी, क्या इससे रिलेटेड आप कुछ बताओगे। हाँ बच्चों मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बताना ज़रूरी है सब एसओ के बारे में। देखो सब एसओ के बारे में मेरे को बताना है, सब एसओ क्या होता है। देखो मान लो मेरा एक यूज़र एंटिटी है और मैंने आपको क्या बताया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, इसने बोला कि मेरे को तेरे से काम चाहिए तो मुझे तू काम दे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नहीं करूँगा, ये काम सब एसओ करेगा। तो सब एसओ से मैंने ये काम करवाया, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने काम करवाया। अब यहाँ पर जो वो था चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका नाम क्या था, सर्विस ऑडिटर। तो सर्विस ऑडिटर आपको रिपोर्ट दे रहा था, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट देता है वो, ठीक है, तो रिपोर्ट दे रहा था। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो भी आप एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल दे रहे हो, एश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल दे रहे हो सब एसओ के, या तो सब एसओ के इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, या तो नहीं होंगे। देखो एश्योरेंस और इंटरनल कंट्रोल एसओ के तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, मतलब एसओ के तो इसके अंदर है ही हैं, लेकिन सब एसओ के क्या इसके अंदर हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हैं तो यहाँ पर हमारा मतलब जो हमारा ऑडिटर होगा, मतलब ये है यूज़र ऑडिटर, तो यूज़र ऑडिटर रिलैक्स हो जाएगा, है तो अच्छी बात है, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। अगर नहीं है तो इसे हम बोलते हैं कार्व आउट मेथड।
तो नहीं है तो यहाँ पर ये दुविधा में आ जाएगा, यहाँ हो सकता है फिर इसको काम करना पड़ेगा और हो सकता है कि ये अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी कर दे अगर इसको ऑडिट एविडेंस मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर इसको नहीं मिले तो यहाँ पर ये हो सकता है मॉडिफाई भी कर दे रिपोर्ट को। समझ आ गया आपको? अगर एश्योरेंस और इंटरनल कंट्रोल सब एसओ के हैं तो आपको वो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, अगर नहीं है तो इसे बोलते हैं कार्व आउट मेथड। कार्व आउट के केस में देखो, इसके केस में तो क्या होगा, यूज़र ऑडिटर रिलैक्स मारेगा, कहेगा ये मज़ा आ गया है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। कार्व आउट के केस में ये कहेगा कि यार यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको काम करना पड़ेगा। हो सकता है ये अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दे। क्यों मॉडिफाई कर देगा? क्योंकि इसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो ये अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, इतना समझ आ गया दोस्तों? ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका कार्व आउट ये सब बता दिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ सीधा रिपोर्ट्स पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा पेपर में। अभी तक आईसीएआई ने कभी पूछा भी नहीं और आईसीएआई ने कभी इसके बारे में इतना जिक्र भी नहीं किया कि इंपॉर्टेंट है। बाद में स्टैंडर्ड आएगा जिसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब आ जाओ रिपोर्टिंग बाय द यूज़र ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चले जाओ। और जितना मैंने अभी छुड़वाया है ना वो सारा का सारा मैंने एक्चुअली आपको बता दिया है, वही सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ने की सच में ज़रूरत नहीं है। जितनी नॉलेज अभी देनी ज़रूरी थी मैंने दे दी है, आने वाले स्टैंडर्ड में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, अब है रिपोर्ट बाय, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो मैं अलग अलग पेन से आपको ये करवाऊंगा, पहले करवाता हूँ ब्लैक पेन से। द यूज़र ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन यूज़र ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SS 705 इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence in regard of service provided by service organization related। क्या बोल रहा है ये? मैंने अभी यही तो पढ़ाया था। अगर यूज़र ऑडिटर को मतलब नहीं मिली, ठीक है, अगर मान लो उसको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला जो उसको चाहिए था, एक मिनट, यहाँ पर अगर मान लो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो वो क्या करेगा, SS 705 में अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। जैसे कि मैंने आपको सब एसओ के केस में पढ़ाया था, उसने अगर कार्व आउट रिपोर्ट दी तो वहाँ वो मॉडिफाई करके आ जाएगा। अगर चलो कार्व आउट, चलो सब एसओ का केस छोड़ो, नॉर्मल एसओ का भी केस है और एसओ ने रिपोर्ट नहीं दी, उसने कहा मैंने तो भैया किसी से एश्योरेंस सर्विस ली नहीं है और मैं नहीं दे रहा रिपोर्ट, तो मैं कहूँगा यूज़र ऑडिटर मुझे नहीं पता, मैं सफिशिएंट मतलब मेरे को तो ऑडिट एविडेंस यहाँ पर नहीं मिले तो मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देकर आऊँगा। अगर परवेसिव नेचर है तो, परवेसिव नहीं है तो मैं क्वालिफाई करके आऊँगा। चाहे डिस्क्लेमर हो चाहे परवेसिव हो, सॉरी चाहे डिस्क्लेमर हो चाहे क्वालिफाइड हो, दोनों आते तो 705 के अंदर ही हैं, तो इसे बोलते हैं हम रिपोर्ट का मॉडिफिकेशन होना। एक रिपोर्ट होती है जो अनमॉडिफाई होती है, एक होती है जो मॉडिफाई होती है, तो मॉडिफाई हम यहाँ पर करके आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। The user auditor shall not refer the work of service auditor in the auditor's report containing an unmodified opinion। जब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देकर आते हैं ना तो हम वहाँ पर ये सर्विस ऑडिटर का काम को रेफ़र नहीं करके आते अपनी रिपोर्ट के अंदर, मतलब हम अपनी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी दूर दूर तक उसके काम को रेफ़र नहीं करके आएंगे, अनलेस अगर लॉ ने कहा हो तो। लॉ ने कहा है तो कर दो। अब कह रहा है कि इफ़ लॉ ने कह दिया कि कर दो तो इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। ठीक है, ओपिनियन पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो डिमिनिश नहीं हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी अगर हमने रेफ़र कर दिया तो। ठीक है, तो इतना ही ये कहना चाहता था, इसके साथ ये ऐसे ख़त्म हो गया दोस्तों। तो एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना, अगर आपको ये चाहिए हो, ये पूरा PDF चाहिए हो तो ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।